स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एससे स्टडी पॉइंट्स में। तो क्लास 10th के सभी बच्चे ध्यान देंगे, जितने बच्चों को यूपी बोर्ड क्लास 10 2024 में पेपर में बैठना है वो लोग तो ध्यान दे भाई। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है विज्ञान का मैं पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ। तो पूरा 20 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। आपको पता है कि ऑप्शनल 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शनल 20 क्वेश्चन को पूरा हम चर्चा करने वाले हैं, 20 क्वेश्चन को। तो चलिए, जैसा आप देख सकते हैं ये फिजिक्स का पोर्शन है और फिजिक्स के पोर्शन से हमने 7 क्वेश्चन लिया है। 7 क्वेश्चन फिजिक्स का, 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 7 क्वेश्चन बायोलॉजी का। तो 21 हो जाता है, एक कम कर दिया जाएगा। तो 20 क्वेश्चन आपको ऑप्शन वाले टिक करने को पेपर मिलेगा, जिसको ओमार सीट पे भरना होता है। ओमार सीट भी मैं लेके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये फटाक हम क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। कितनी आपकी तैयारी है, थोड़ा ये एक बार बस वीडियो को देख लीजिए, आपका तैयारी भी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है भाई, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा व आभासी हो, देखिएगा, यदि वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा हो, आभासी हो, तो प्रयुक्त दर्पण कौन सा होगा। क्या गजब का बात कर दिया। अगर वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, आभासी बन रहा है, तो स्पष्ट है कि दर्पण कौन सा होगा भाई साहब, उत्तल होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण नहीं होगा, अवतल दर्पण नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है उत्तल दर्पण। तो एक बात तो बैठा लो आप, इतना बैठा लो भाई कि वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त, अगर जो वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा होगा तो हम उत्तल पे टिक करेंगे, बड़ा होगा तो अवतल पे टिक करेंगे, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। तो कितना हो जाएगा, उत्तल दर्पण आपका हो जाएगा। इसके बाद से हमको क्वेश्चन दिख रहा है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए, मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में आपको पढ़ाया गया है। तो मानव नेत्र के बारे में जो पढ़ाया गया उसमें आप बात को समझेंगे कि मानव नेत्र कहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है। तो आपको क्या लगता है, कार्निया बनाता है? नो। परितारिका बनाता है? नहीं भाई। पुतली बनाता है? नहीं। दृष्टि पटल पे बनाता है। कहाँ बनाता है भाई, दृष्टि पटल पे। कहाँ बनाता है, दृष्टि पटल पे। कहाँ बनाता है, दृष्टि पटल पे। याद कर लीजिए। तो अगर वस्तु का प्राप्त प्रतिबिंब छोटा हो तो प्रतिबिंब दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, दृष्टि पटल पे, राइट। एकदम याद करते जाइए। कह रहा है विद्युत ऊर्जा तुल्य होता है। अब विद्युत ऊर्जा का तुल्य का यहाँ पे सूत्र दे रहा है, कौन सा सूत्र होगा। देखिए, ये होता है V²T/R। क्या होता है भाई, V²T/R। V²T/ क्या हो जाएगा, R, ठीक है। ये फाइनली हो जाएगा। उसके बाद हमको क्वेश्चन दिख रहा है, ये देख लीजिए, अब विद्युत बल्ब में प्रयुक्त तंतु बना होता है। अब ये जो विद्युत बल्ब में जो तंतु लगा होता है, बल्बुआ के अंदर भाई एगो तंतु लगा होता है, छोड़ देगा तो लाइट नहीं, भग जाएगा, लाइट जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो तंतु लगा तो किस धातु का बना होता है, तो वो होता है भाई साहब, नाइक्रोम का होता है? नहीं। कॉपर का होता है? नहीं। मैग्नीज का? नहीं। किसका होता है, टंगस्टन। टंगस्टन याद कर लो। विद्युत बल्ब के अंदर जो वो बना होता है, जो जिसपे जो जलता है तो पूरा वाइट हो जाता है, उजाला उत्पन्न होता है, वो किस धातु का बना होता है भाई, टंगस्टन धातु का। किस धातु का, टंगस्टन धातु का, ठीक है। कह रहा है जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या, पेड़ पौधा? नहीं भाई। जीव जंतु है? नहीं। कोयला एवं पेट्रोलियम। कौन सा भाई, जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला एवं पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला एवं पेट्रोलियम। फिर से आ जाइए, आगे आ जाते हैं। कह रहा है किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। ध्यान रखिएगा, क्या दे रहा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो भाई साहब, ये है ऊर्जा का। किसका मात्रक है, ऊर्जा का। एक बार बस रिपीट कर लीजिए, मजा आ जाएगा। ये ऊर्जा का मात्रक है। अब कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अब देखिए, ये किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का। चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं में पहला कंडीशन दे रहा है, सदैव समांतर होती है ना, एक बिंदु पर मिलती है ना। देखिए, एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं का ये गुण है कि एक दूसरे पर कभी नहीं काटती हैं। जैसे धाराएं होती हैं, तो चुंबकीय जो विद्युत धारा होती हैं वो भी ऐसी होती हैं। पानी ले लीजिए, पानी हेने से बह रहा है, हेने से बह रहा है, तो क्या काट देगा, नहीं काटेगा। हेने से बह रहा है, हेनियों से आ रहा है, तो वही में मिल के चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, तो काटेगा नहीं है। तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया। अब इसके बाद हम केमिस्ट्री का जो है पोर्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम केमिस्ट्री का पोर्शन आपको
समझा दे रहे हैं। ओके चलिए, तो अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं। तो चलिए हम केमिस्ट्री का पोर्शन देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट कर लिया था। अब इस केमिस्ट्री में देख सकते हैं, केमिस्ट्री में 8वां नंबर से मैं लेके चलूँगा 15 कम से कम 13-14 नंबर तक, ठीक है भाई। तो 8वां कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। ये आपको याद करना है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो भाई साहब ये होता है 7 से कम। क्या होता है? 7 से कम। क्या होता है भाई? 7 से कम होता है, अर्थात आप कह लेंगे 7 से कम अर्थात अम्लीय होता है। 7 से कम का मतलब अम्लीय, 7 का मतलब उदासीन और 7 से अधिक का मतलब क्षारीय, राइट। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। 7 से कम कॉपर सल्फेट का पीएच मान 7 से कम अर्थात प्रकृति होगा अम्लीय, ठीक है। अब आप आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है भाई नौसादर की कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया। अब देख लीजिए, नौसादर NH4Cl का NaOH के साथ अभिक्रिया कराया है, तो ऐसे कंडीशन दे दिया है। कह रहा बताइए जेड के जगह पे क्या रहेगा। एक बात बताइए, संतुलित करना आपको सिखाया गया है। संतुलित में ध्यान में ये रखा जाता है ना, जितना है ने उतने है ने, अधिका अधिका का बात नहीं होगा। अधिका अधिका होगा तो गुणा भाग कराया जाएगा, ठीक है। अब आप बात बताइए, Na इधर भी Na दिख रहा है, बिल्कुल सही है। Cl यहाँ भी Cl दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ये तो दिख रहा है भाई, बराबर है। देखते रहना, मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको। OH है, लेकिन यहाँ पे H2 हो गया। मैंने एगो हेमे से H ना ई ले लिया है और ले के H2O बना दिया है। तो बताइए, जब है एगो H है ले लिया है, तो है जा कितना बचा भाई? NH3 बचा कि नहीं बचा? NH3 बचा कि नहीं बचा? अर्थात अमोनिया कितना बचा? जेड कह रहा है। जेड क्या है? तो जेड NH3 है। क्या भाई? जेड NH3 है। जेड क्या है? NH3 है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। संतुलित करने की क्रिया को फॉलो किया गया है। फिर से समझा दे रहे हैं। Na यहाँ भी है, Na यहाँ भी है, Cl यहाँ भी है, Cl यहाँ भी, अकेला अकेला। OH यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे H2O हो गया है। तो O तो सही है, लेकिन H दूगो, एगो कहाँ से लिया? तो हई एगो ना इससे मांग लिया, तो H2O बना दिया। तो यही जा का बचा? NH4 में से एगो चला गया, तो NH3 ना बचा। तो Z के बदला क्या होगा भाई? NH3 होगा, ठीक है। इतना बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अब आप आगे देख लीजिए, कह रहा निम्न में से किसमें कार्बन कार्बन, निम्न में से किसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्वितीय बंध पाया जाता है। ये मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड कब बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है, सिंगल बॉन्ड कब बनता है, मैंने आपको समझाया था भाई। तो ये बनता आपका एथीन में। कहाँ बनता है भाई? एथीन में, एथीन में, एथीन में। एथीन में बनता है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, द्विबॉन्ड की बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा एथीन में, ठीक है भाई। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन गजब का है, लेकिन आपको टिक कैसे करना, देखिए एक सूची दे रहा है और एक और दूसरा सूची दे रहा है। सूची में नंबरिंग को A, B, C और D से लिख के दर्शा दिया। इधर वाले को 1, 2, 3, 4 लिख के दर्शा दिया, और हमसे कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सही है। अब इधर भी आपको लिख दिया, A लिख दिया है, B लिख दिया, C लिख दिया, D, इधर भी A B C D लिख दिया। ये ऑप्शन है और ये आपका कोड है, ठीक है। अब आपको इसमें से ना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना एगो याद रखना जरूरी है। एगो कहोगो, एगो याद रखिए। खाली आपको एगो याद रहेगा ना तो पूरा काम हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए इसमें से आपको कौन वाला याद है, बताइए। इसमें से कौन एगो याद हो आपको तो बता दीजिए हमको। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों को लगभग याद रहता है। कौन होता है जी? देख लीजिए, CaSO4 हाफ H2O, कॉपर सल्फेट हाफ H2O है ना, CaSO4 हाफ H2O, ये होता है। अब हमको एगो याद है, बाकी कोनो हमको याद पेपरों में नहीं आ रहा है, लेकिन एगो याद आ रहा है, एकदम हम कंफर्म है कि इसका ये होगा। तो हम जाएंगे ए का दूसरा मिलाएंगे। अब आ जाइए ए पे आ जाइए, दूसरा कहाँ दे रहा है? तो यही मिल रहा है। बाकी कहीं मिल रहा है क्या? बाकी इसमें मिल रहा है नहीं ना। तो स्पष्ट है, जब हमको एगो याद है तो एक हूँ याद रहने की वजह से हम इसको टिक मार देंगे, और गारंटी दे रहे हैं कि बी का 3 होगा, बी का जिप्सम का क्या होगा? 3 होगा, सी का 1 होगा, विरंजक चूर्ण का मिला लेना भाई, CaOH का होल्ट वाइज, बुझा हुआ चूना का यही होता है।
सी ए वो Cl2 ही होता है। तो बिल्कुल सही है। मतलब करना क्या, टिक करने का तरीका मैंने बता, धांसू तरीका भाई। अगर आपको एक याद हो तो भी मार दो टिक आप, ठीक है, तो बिल्कुल फाइनली हो जाएगा। तो इसमें का और भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो भाई, मज़ा आ जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। तो इसके बाद आप देख सकते हैं ये केमिस्ट्री का 2 क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से है, ठीक है। तो ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए PbNO3 नहीं होता है, ये नहीं होता है, ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस ये होता है, याद कर लीजिए। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये सब नहीं होगा। ओके, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के बारे में आपको पढ़ाया भी गया है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच स्केल क्या है। पीएच चूंकि अम्लीय है तो स्पष्ट है 8 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 8 तो क्षारीय होता है, 7.2 भी नहीं होगा, ये भी क्षारीय होता है। हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कौन सा होगा, राइट। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 5.2 होगा। क्या होगा, 5.2 होगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए अम्लीय वर्षा का, भाई अम्लीय वर्षा का संभावित पीएच मान कितना होता है, तो 5.2 होता है, राइट। अब आ जाइए आगे, ये यहाँ से जो क्वेश्चन है ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी में भी 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, बायोलॉजी में हम देख लेते हैं पूरा। तो ये 20 ऑप्शनल विज्ञान का क्वेश्चन आपका फाइनल होता है, ठीक है। तो इसके पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, फेफड़ों में, कह रहा है फेफड़ों में शुद्ध रुधिर। अब फेफड़ों में शुद्ध रुधिर, देखिए फेफड़ा जो होता है ना, फेफड़ा में अब पढ़ाया गया आपको फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है। अब इसके बारे में आपको विस्तार पढ़ाया गया है, लेकिन ये आपको फिलहाल मैं बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा रहा हूँ तो डायरेक्ट टिक बता रहा हूँ। देखिए बाय आलिंद से, देखिए पहली बात आलिंद से तो होता ही नहीं है। फेफड़ों में जो शुद्ध रुधिर का कार्यक्रम है वो होता है निलय से, ठीक है। तो निलय से होता है, तो आलिंद बाएं दाएं तो काट ही दो भाई, आलिंद से नहीं होता है। अब इसमें समझना है कि बाएं निलय से होता है कि दाएं निलय से होता है। तो भाई साहब ये होता है बाएं निलय से। किससे होता है, बाएं निलय से, राइट। तो ये फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है, तो बाएं निलय से आता है। कहाँ से आता है, बाएं निलय से आता है, राइट। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है, इसका क्या कंडीशन है, तो ये हो जाएगा आपका एटीपी। क्या हो जाएगा, देखिए माइटोकांड्रिया, ग्लूकोज और पाइरुवेट ये नहीं होगा, एटीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एटीपी फाइनली, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का नाम क्या है। अब देख लीजिए द्विनिषेचन क्रिया के पश्चात की बात कर रहा है कि बनने वाले की उसका नाम क्या है, तो ये हो जाएगा भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का नाम क्या है, तो भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा, भ्रूणपोष। ओके, अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब आपको पता होगा आनुवांशिक का मतलब मैंने समझाया था। आनुवांशिक मतलब पिताजी से पुत्र में, उसके पुत्र में, उसके पुत्र में, ऐसी कौन सी चीज़ है भाई, तो ये आपको पता होगा। आरएनए नहीं होता है, क्या होता है भाई, डीएनए, राइट। डीएनए जो है पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में, उसके पुत्र, ये चलता ही जाएगा। तो डीएनए जो है ये आनुवांशिक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या होता है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डीएनए हो जाएगा। तो राइबोसोम ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा प्रश्न जो है अभी तक ये 18वां प्रश्न है। तो बता दीजिए आपको फाइनली बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोर्ड में हम आपको डेली शाम को बता दे रहे हैं, शाम को डेली 6 बजे करीब में वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा और आप डेली वीडियो को देख सकते हैं। 20 जो है विज्ञान का 20 ऑप्शनल वाला क्वेश्चन रोजाना मिलेगा आपको, ठीक है भाई। अब कह रहा है रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, बस आप एक आदत बना लो देखने का, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो ये देखिए लार ग्रंथियों से नहीं भाई, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है, अग्नाशय से नहीं, जठर ग्रंथियों से। कहाँ से होता है भाई, जठर ग्रंथियों से। कहाँ से होता है, जठर ग्रंथियों से होता है। तो ये फाइनली है और 2 क्वेश्चन और बच रहा है। 2 क्वेश्चन मैं आपको इसका पिक लगा के दे दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि कौन सा सही है। ओके, तो चलिए और इतना रोज देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।